नमस्कार, मैं अतुल एहसास आपके साथ और खासकर न्यूज रूम से हूं। आज अपडेट इंडिया के बात कर रहे हैं हम उपचुनाव की। राजस्थान उपचुनाव की 7 सीटों में से 4 पर सीधी टक्कर है। 3 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस ने खेला जातिगत और इमोशनल कार्ड, खासकर इन उपचुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बार उपचुनाव में जीत हासिल करने का खास कारण एक और भी है, क्योंकि अपना प्रभुत्व दोनों सीटों को जमाना है। और खासकर आरएलपी इस पूरे खेल में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि आरएलपी बिगाड़ सकती है यहाँ पर खेला। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव है और प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। इसे देखें तो 4 सीटों पर सीधा मुकाबला है और 3 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह एक सीट पर इमोशनल एंगल को आधार बनाया है, जबकि 3 सीटों के टिकट में जातिगत आंकड़ों पर जोड़ तोड़ बिठाया है। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव और इस दिन 7 सीटों के वोटर्स अपने वोट का उपयोग करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों का भाग्य लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम बदल सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस और खासकर बीएपी और एक और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके भाग्य को लिखेंगे। इन सीटों की वोटिंग के नतीजे 23 नवंबर को सबके सामने होंगे। उपचुनाव के रण में बीजेपी ने सबसे पहले 7 सीटों के नामों का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस ने बीते दिनों मंथन करने के बाद इन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। 7 सीटों में तीनों ही दलों ने जाति और इमोशनल कार्ड खेला है। इसे देखते हुए राज्य के उपचुनाव में 4 सीट सलुम्बर, रामगढ़, देवली, उनियारा और दौसा सीट पर सीधा मुकाबला है। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ इस वक्त छोटी सी बात करने के लिए। दीपक हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। मैं उनसे बात करूंगा, खासकर इसलिए क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं, सलुम्बर, रामगढ़, देवली, उनियारा और दौसा सीट, इसमें सीधा मुकाबला है और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों का बड़ा खेल है। दीपक, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सलुम्बर सीट जो है, रामगढ़ सीट जहाँ पर कि साफिया जुबैर और बाकी लोगों का जिस तरीके से आना है, क्योंकि आर्यन जुबैर वहाँ पे खड़ा किया है उनको एक पारिवारिक सीट को मानते हुए, देवली, उनियारा की सीट और दौसा सीट, क्या कहना चाहते हो इसमें? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो दौसा सीट को कहूँगा, क्योंकि जहाँ पर एक और लग रहा था कि सारे के सारे किरोड़ी लाल मीणा हैं। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान का वो चेहरा रहे हैं जिन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार नहीं थी, तब भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखा। उस दौर में जब सभी नेता शायद दिखाई नहीं दे रहे थे सड़कों पर, तो इन्होंने उस दौरान आंदोलन का भी रूप दिया। कांग्रेस जब उस वक्त की सरकार थी, बीती सरकार, तो उस दौरान कांग्रेस को भी इन्होंने ये एहसास करवा के रखा कि विपक्ष में कोई मजबूत नेता है जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। वहाँ से इन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दिलवाया। लेकिन इसको दूसरी तरफ राजनीतिक के दृष्टिकोण से इसलिए देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जो इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, शायद अब इसलिए शांत हो जाएंगे कि उनके भाई को टिकट मिल गया है। वो क्या लगता है कि खासकर किरोड़ी लाल मीणा, जगमोहन मीणा के नाम से जिस तरीके से टिकट मिला है, तो उसमें किरोड़ी की साख भी दाव पे लगी हुई? बिल्कुल साख दाव पे इसलिए लगी है क्योंकि वहाँ का जो प्रचार प्रसार का जिम्मा भी है वो किरोड़ी लाल मीणा के हाथ में है। ये सारा का सारा जो खेल शुरू हुआ वो उस वक्त शुरू हुआ जब लोकसभा चुनाव थे, तो किरोड़ी लाल मीणा को वहाँ से उतारा गया मैदान में चुनाव प्रचार के लिए, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से अगर सीट नहीं जीत पाती हैं, अगर यहाँ से सीटें नहीं जीत पाती हैं, तो मैं मेरे पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। और उसी के बाद से ये खेल शुरू हुआ। यहाँ पर जगमोहन मीणा को मैदान में उतारने का मतलब यही है कि उन्होंने, सरकार ने और केंद्र नेतृत्व ने मिलकर ये फैसला लिया होगा कि एक बार फिर से भरोसा दिखाया जा सकता है किरोड़ी लाल मीणा पे, क्योंकि जो अपनी जुबान पर अपने मंत्री पद का त्याग दे सकता है, उस व्यक्ति का जज्बा और जुनून राजस्थान की जनता ने तो देखा ही होगा। क्या दौसा उसको नहीं जानती होगी? दौसा उनको नहीं समझ। एक चीज़ और भी है, जातिगत समीकरणों को देखा जाए, जिस तरीके से मीणा जाति को देखा जाए, एक समय था जब किरोड़ी मीणा के पीछे एक फहरिस्त थी युवाओं की, अब वो फहरिस्त नज़र नहीं आती। क्या किरोड़ी ने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वो युवाओं की फहरिस्त को कम किया है, ताकि वो बेहतर दिखा सके कि मैं वैसी कौम का बंदा नहीं हूँ जैसा लोग सोचते हैं? अच्छा, इस चीज़ को आप इस तरह से, इस चीज़ का आकलन किया जा सकता है। सचिन पायलट कोई छोटा चेहरा नहीं है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, और उस दौरान 5 साल की सरकार के अंदर राजस्थान केवल इसलिए चर्चाओं में नहीं रहा कि राजस्थान से बहुत बड़ी योजनाएं निकल कर आ रही है। राजस्थान इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि यहाँ पर सीट की लड़ाई थी, और आपसी अंदरूनी कलह के चक्कर के अंदर राजस्थान की जनता ने जो तकलीफ़ें और परेशानी
सही है वो जनता ने लोगों के सामने आकर भी कही है। उस दौरान के नेता किरोड़ी लाल मीणा थे, जब उन्होंने उनकी पीड़ा को सुना और वहाँ पर सड़कों पर उतरकर और उनकी बात को जीवित रखा और सरकार को इतना घुटनों पर लेकर आ गए कि उनको बहुत सी बार उनकी बात को मानना ही पड़ा। क्या 17 पेपर 18 पेपर राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो जाना एक छोटा विषय नहीं था, बड़ा विषय था। लेकिन इसको बड़ा बनाया किसने? क्योंकि वर्तमान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, किस विषय के ऊपर बातचीत करती हैं? केवल एक पर्ची के नाम पर बातचीत नहीं की जा सकती, क्योंकि केवल एक विषय को लगातार नहीं खींचा जा सकता। और यही उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राजस्थान के अंदर कारगर साबित होता है, तब जब वो कहते हैं कि राजस्थान में पर्ची की सरकार है। तो पर्ची की सरकार है, वहीं पिछली बार पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि कांग्रेस के दौरान पेपर लीक हुए। दो विषय हो गए, कांग्रेस के पास में पर्ची की सरकार बताना रह गया, तो बीजेपी के पास में केवल एक उदाहरण रह गया कि इनके दौरान पेपर लीक हुए थे। अब काम करना चाहिए आने वाले राजस्थान की जनता को अच्छा कुछ मिल सके, और उपचुनाव के अंदर उसका तरीका और तौर तरीका दोनों लोगों के समझ में आ चुका है। क्योंकि पहले वोट किस आधार पे होते थे, आज भी जब हमने फील्ड के अंदर काम किया, हम फील्ड में उतर के काम करते हैं, लोगों से पूछते हैं, आपने भी फील्ड में देखा होगा कि लोग क्या कहते हैं कि हमारे बाप दादा इस हाथ के ऊपर वोट देते आ रहे थे, हमारे बाप दादा कमल पे जो है बटन दबाते आ रहे तो हम दबाते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब लोग व्यक्ति को देखते हैं, उसकी एजुकेशन को देखते हैं, साथ के अंदर ये मनोबल उसी वक्त तय कर लेते हैं कि राजस्थान में आने वाले समय में हमारे बात को सुनने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। तो उस आधार के ऊपर राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने वाला है। और इसके अंदर आपने बात की बीएपी और आरएलपी की, तो आरएलपी ने तो इस पूरे खेले को अलग कर दिया है। हनुमान बेनीवाल है, वो सुप्रीमो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। उन्होंने दावा किया था कि मेरे को 3 सीटों से आरएलपी के गठबंधन के साथ के अंदर सीटों के अंदर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली। अब उनका 3 दिन पहले स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं आरएलपी से कांग्रेस ने खुद ने गठबंधन इसलिए तोड़ लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने और केंद्र सरकार ने कांग्रेस के ऊपर दबाव लगाया और इसलिए उन्होंने डर के हमारे से गठबंधन तोड़ लिया। तो उनके बयानबाजी का, हालांकि हनुमान बेनीवाल इसलिए चर्चाओं में रहते हैं हमेशा से, क्योंकि सरकार में रहते हुए भी जब लोकसभा सीटों के ऊपर या फिर विधानसभा सीटों के अंदर जब इनका गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद में इन्होंने ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे वोट के कारण ये 7 सीटें जीत गए, मेरी और 18 लाख वोट मेरे मिल गए। कांग्रेस ये दावा करती आ रही है कि मेरी वजह से ये जीत गए। तो ये तो तय जनता करने वाली है। राजस्थान की जनता 23 तारीख को ये तय कर लेगी कि इन 7 सीटों के ऊपर उनका अपना नेता कौन है, जिसको वो दिल से चुनकर आगे बढ़ाने वाले हैं। एक नाम और लिया था, पायलट, सचिन पायलट। दौसा सीट, ग्रह सीट, पिताजी की बनाई हुई सीट पायलट की। परंतु अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात हो रही है, किरोड़ी के कारण उस दौसा सीट पे गुर्जर का जो बाहुल्य था, जिस तरीके से गुर्जर बाहुल्य के कारण पायलट गुट एक बहुत बड़ा गुट माना जाता था, अब वो कहीं ना कहीं फिसलता हुआ नजर आता है। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान जब हम पहले विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम सड़कों पर थे और जनता को ये बताने के लिए उतर रहे थे कि हम आपके नेता हैं, हम आपकी बात को हमेशा सुनेंगे और आपकी बात को पटल पे रखा जाएगा हमेशा, तो उस भरोसे को जागृत रखने के लिए और उसको जीवित रखने के लिए जनता से जुड़ा रहना एक केवल पॉइंट नहीं है। हमेशा अगर आप आश्वासन देते रहेंगे कि आपके काम हो रहे हैं, तो वो कब तक उस बात को सुना जाएगा? जब तक आप उस काम को करवा नहीं देते। लेकिन अब क्या है, सचिन पायलट नेता हैं और युवाओं की अच्छी पकड़ भी है, युवा उनको फैन फॉलोइंग के तौर पर देखते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। किरोड़ी लाल मीणा को बच्चा, बुजुर्ग, बड़ा, जवान सब लोग ये सीधा मानते कि पायलट और किरोड़ी मीणा की सीट है दौसा, और वहाँ पे इसीलिए बिठाया गया है कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट, गुर्जर और मीणा दोनों समाज को गांठने का पूरा प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने भी अपना पूरा प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा। रामगढ़ सीट पे जिस तरीके से पारिवारिक मुद्दा उठा के लाए तो शायद सिंपैथी सीट आएगी। रामगढ़ सीट है वो, रामगढ़ हमेशा से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन ये सीट के ऊपर ये वहम तब निकल गया जब 1993 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से आहूजा को मैदान में उतारा गया था। उसके बाद में 2008 तक 2 बार वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होकर बतौर उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो वोट है वो हमेशा ज़्यादा आक्रामक रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर इसी विषय के आधार पे वोट दिलवाया भी जाता है और जनता इस चीज़ को समझती भी है। लेकिन शायद वो एक परिपाटी चलती हुई आ रही थी, वो इसलिए भी टूट गई है क्योंकि जनता अपने आधार पर अब वोट देती है। हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास किया भी जाता होगा, लोग समझाने का भी, समझते भी होंगे उस आधार को, और उसके बाद में अब रामगढ़ उनियारा सीट के ऊपर एक अलग जो है राजनीति चल रही है इन दिनों।
एक चीज़ और भी है कि दबंगाई जिस तरीके से बात की जाती है, जहाँ पर जुबैर फैमिली की दबंगाई भी बहुत बड़ी दबंगाई वहाँ पे मानी जाती है, और इस दबंगाई को हम कहाँ तक देखते हैं, क्योंकि ये जो दबंगाई है ये अब लोगों को गाए बगाए खुसुर फुसुर चल रही है वहाँ पर देवली उनियारा सीट पर। देवली उनियारा सीट के ऊपर चर्चाएं इसलिए भी तेज हो जाती है। देखिए, दबंगाई की बात आपने करी, तो दबंगाई ऐसी कोई सीट नहीं है। क्या है कि मतलब उस वक्त का मौका देखा जाता है जब आपके सामने कैमरा होगा नहीं होगा। दबंगाई तभी सामने आती है लोगों के जब उस दौरान आप कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, तब तो वो दबंगाई कहलाती है, अन्यथा वो दबंगाई नहीं कहलाती। इसका कारण सीधा से यही है कि उस दौरान उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया तो वो दबंगाई की उसके ऊपर छाप लग जाती है। अन्यथा काम आज भी फ़ोनों पर होते हैं। एक समय वो भी था जब उस दौरान भैरों सिंह शेखावत के समय अगर आखिरी तौर पर खड़े व्यक्ति की बातचीत को जब तक नहीं सुना जाता था और सॉल्यूशन नहीं मिला जाता था, तब तक भले आगे के कार्यक्रम वो स्थगित हो जाया करते थे। तो उस दौरान उस परंपरा को कारगर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और उतना काम भी करना पड़ेगा कि हम बात करते हैं आखिरी छोर तक, उस व्यक्ति तक पहुँचने तक जहाँ पर योजनाएँ कभी नहीं पहुँच पाई। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास करती है कि हम भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान लेके आएंगे और हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जाएंगे। 10 करोड़ लोगों को अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उपचुनाव के सदस्यता अभियान से जोड़ा है, लेकिन क्या उसके अंदर सच्चाई कितनी है? थोड़े दिन पहले राजस्थान के अंदर ये भी एक विषय हो गया था कि उपचुनाव के साथ साथ में कि यहाँ पर जो राजनाथ सिंह का यहाँ दौरा हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उन्होंने साफ तौर पे इसमें नाराज़गी व्यक्त की। अंदर जो अपने सूत्र हैं उसके आधार पे हमने भी जाना कि ज़्यादा विषय उपचुनाव नहीं रहा, उस दौरान ज़्यादा बड़ा विषय ये रहा कि जो इसके अंदर सदस्यता अभियान है उसके अंदर तेज़ी देखनी थी। खासकर गाय बगाए ये भी आक्षेप लगते रहे कि मुख्यमंत्री के गृह जिले से जो है वहाँ से बहुत कम सदस्यता अभियान 1 करोड़ 25 लाख जब आए थे तब उन्होंने भी शायद यही बात की। 1 करोड़ 25 लाख का टारगेट दिया और उस दौरान एक महीने के अंदर मात्र 35 लाख सदस्य बना पाए ओवरऑल। तो ये मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कदम पीछे जाना था, क्योंकि दावे बड़े हैं और जनता को उम्मीदें उससे ज़्यादा। कांग्रेस अपने आप को विपक्ष के तौर पर लोगों के सामने रख सकती है, क्योंकि उनके पास में सीधा सा एक ही जवाब है, हम सरकार में नहीं। अगर हम सरकार में होते तो हम न जाने क्या करते। चलिए, हम सरकार में होते तो न जाने क्या करते। दीपक, जो कि खासकर ग्राउंड जीरो पे अक्सर हमारे यहाँ खबरों को देखते हैं, तो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि 4 सीटें सलूम्बर, रामगढ़, देवली, उनियारा और दौसा सीट पर सीधा मुकाबला है, इससे उलट अगर हम जाएं झुंझुनू, चौरासी और खींवसर में, तो अलग अलग दलों के प्रत्याशी मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया तो किस तरीके से इसको देखा जाएगा, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। जिस तरीके से प्रचार बढ़ेगा, जिस तरीके से लोगों की धारणाएं बदलेगी, तो उस तरीके से देखेंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पैनल में से एक नाम फाइनल करके 7 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें झुंझुनू में अमित ओला, ये कि परंपरागत सीट है जो कि खासकर झुंझुनू में ओला परिवार से कहीं ना कहीं बनती है। रामगढ़ से आर्यन जुबैर, जो वह भी परंपरागत सीट है, जो कि जुबैर जी की डेथ के बाद में उनके बेटे को ये सीट दी गई। दौसा से डीडी बैरवा, ये एक ऐसा व्यक्ति है डीडी बैरवा जो कि एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए समर्पित, कांग्रेस के लिए हर तरीके से समर्पित, आधी रात को भी, और एक उस लेवल से ज़मीनी स्तर से उठ के और कांग्रेस की सेवा की है डीडी बैरवा ने। देवली उरियाना से केसी मीणा, जो कि परंपरागत सीट है, ये भी मीणा समाज के लिए और मीणा खासकर जातिगत समीकरणों को लेकर। खींवसर से डॉक्टर रतन चौधरी, ये एक ऐसा नाम है डॉक्टर रतन चौधरी जिसने कि पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, खासकर अपने आप को काबिज रखने के लिए बहुत मेहनत की और इस बार उन्हें फल मिला है डॉक्टर रतन चौधरी को। सलूम्बर से रेशमा मीणा, ये एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि एक और सांसद वहाँ से जो मीना हैं उनका नाम बहुत कुछ आगे चल रहा था, परंतु अब वो नाराज़ होकर अहमदाबाद चले गए हैं। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाएंगे कि कौन है। रेशमा मीणा की जगह पे किसका नाम आना था, जो सलूम्बर से अभी चाहत रख रहे थे कि इस बार उन्हें टिकट मिले। और 84 से महेश रोत, जो कि महेश रोत वो हैं जो कि खासकर उदयपुर के कॉलेज के अध्यक्ष रहे और कहीं ना कहीं युवा राजनीति से जुड़े रहे। महेश रोत राजकुमार रोत के रिश्तेदार भी हैं और राजकुमार रोत से अपने डायरेक्ट कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, इसलिए महेश रोत का नाम आया है। इन सीटों पर 7 में से 6 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और सीटवार बात करें तो कांग्रेस ने झुंझुनू में वर्तमान सांसद के बेटे मैदान में उतारा गया है, वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबैर को टिकट मिला है।
वे पूर्व विधायक जुबेर खान के बेटे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इधर खींवसर में डॉक्टर रतन चौधरी के नाम की घोषणा के बाद उनके पति ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा खेला हुआ है। इसको अगली जब हम चर्चा करेंगे उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें इस्तीफा देना पड़ा और किस तरीके से आगे बात हुई। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर गठबंधन की चर्चाओं को खत्म कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त हर्ष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पूरी टेक्निकल चीज़ों को भी देखते हैं और जयपुर ब्रेकिंग को भी देखते हैं, राजस्थान ब्रेकिंग को भी देते हैं, अपडेट इंडिया की खबरों पर विशेष नज़र रखते हैं। हर्ष, जिस तरीके से ये पूरी चीज़ें देखी जा रही है कि खींवसर सीट पे है कांग्रेस में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया है, इस बार एक नया दाव खेला गया हनुमान बेनीवाल की तरफ से। क्या लगता है कि ये दाव हनुमान बेनीवाल की साख पर खेला गया कि वाकई में लगता है कि आरएलपी का इतना वर्चस्व है वहाँ पे खींवसर में कि वो खेल सकते हैं इस पर? सर, देखा गया है जैसे पुराने जितने भी चुनाव देखे गए हैं, हनुमान बेनीवाल का जो एजेंडा जो देखने को मिला है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो उनकी कम्युनिटी में वो तो है, लेकिन आसपास वो उनका दायरा नहीं बढ़ पा रहा है कहीं पर भी। उनको समाज लोकप्रियता उनकी तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी लोगों की इतनी लोकप्रियता नहीं बढ़ पा रही है। और उनके लिए भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने वाली बात होगी कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कि हनुमान बेनीवाल के लिए भी एक चैलेंज की तरह रहेगा कि वो अपनी पार्टी से कितने और बड़े चेहरे निकाल के सामने ला पाते हैं। ला कहाँ पाए। पिछली बार अपने भाई को भी खड़ा किया था, तो अब इस बार वो नाम भी खत्म होता नजर आ रहा है। अब इस बार उन्होंने नया दाव अपनी पत्नी पे खेला, हो सकता है ये इमोशनल कार्ड हो। और उनका ये भी कहना है कि इस बार अगर खींवसर से आ रहे तो आरएलपी खत्म हो जाएगी। वो मतलब हनुमान बेनीवाल के साथ ये है कि अपने बयान देके शायद वो खुद ही कई बार भूल जाते हैं। तो बयान तो इमोशनल कार्ड तो सच बात है, इमोशनल कार्ड ही देखने को दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए, हम खुद चाहते हैं कि क्या अलग हनुमान बेनीवाल का क्या अलग शेड निकल के आएगा इस चुनाव से, वो बहुत देखने दिलचस्प बात होगी। एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को देखा जाता है, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, कोई व्यक्ति आता है उनके साथ सेल्फी लेता है, वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर कभी नाराज़ धुतकार देते हैं अपने लोगों को और कहते हैं कि क्या है, इस तरीके से बात नहीं की जा सकती। मतलब ये जो तरीका, और आप उलट देखेंगे, अगर आप पायलट को देखेंगे, जिस तरीके से पायलट ने अपने तरीके से अपने अंदर बहुत कुछ समाया है, जबकि वो भी युवा गिनती में है, अपने तरीके से लोगों को पास रख के चलते हैं, सारी चीज़ें हैं। इतने लंबे समय से हनुमान बेनीवाल ने अपनी जो छवि है उस छवि को अभी भी वो, आपको लगता है एक राजनेता के बजाय वो अभी भी कॉलेज के हिसाब से, कॉलेज के एक प्रेसिडेंट के तरीके से अपने बिहेव को करते हैं? सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, सर हनुमान बेनीवाल बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने सचिन पायलट, उनका कंपैरिजन जो आपने करने की बात करी, सचिन पायलट के साथ एक जिम्मेदारी कि वो एक लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए आते हैं। ठीक है, हनुमान बेनीवाल का जो अतीत रहा है वो कुछ अलग रहा है। सचिन पायलट का अतीत, वो बहुत यंग एज से, बचपन से उन्होंने देखा, तो उनकी पॉलिटिक्स करने का तरीका अलग है। वो समाज के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ी जिम्मेदारी वो फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं हनुमान बेनीवाल का देखा जाए, जैसे उनकी वीडियोस अलग ही चर्चाओं में रहती हैं। ठीक है, उनकी राजनीति से ज़्यादा उनके बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो अपने समर्थकों के साथ बिहेव करते हैं, वो सब जानते हैं किस तरह की वीडियोस। पिछले चुनाव में तुमने एक बात और भी बोल दी कि हर किसी पे विश्वास मत करना, कोई भी कभी भी छोड़ के जा सकता है मुझे। तो मतलब आप सोचो कि आप वो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो खत्म होता जा रहा है। सर कॉन्फिडेंस नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति में भी कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। चाहे एक दूसरे पे आरोप लगाने में कोई गमछा कर रहा है, जैसे कल ही उन्होंने भाजपा हाँ तो गाने भी चल रहे हैं उनके, मतलब रील्स का जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है वो राजनीति में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रील्स के तो आप ज़्यादा माहिर हैं, आपको ज़्यादा पता है कैसे रील्स किस तरीके से क्या ट्रेंड में चल रही है। मतलब ट्रेंड्स तो देखा जाए तो मतलब बयान तो सर सबसे वायरल जो है हनुमान बेनीवाल के बिल्कुल रहते हैं, चाहे उनका लहजा हो चाहे कुछ ही हो। राजनीति पता नहीं, लेकिन लोगों को उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि एक उनका जो अटायर है, उनका जो पहनने का तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वो कुछ भी कैसे भी एक जीन्स और उसके ऊपर चेक्स की शर्ट या कुछ भी पहन के निकल गए, लोगों से बात कर ली और सीधी लैंग्वेज में बात करते हैं। और मतलब उनकी लैंग्वेज को भी लोगों के ऐसा लगता है कि अच्छा, एक चीज़ और भी है, उसी सेम भाषा में रिचपाल मिर्धा भी बात करते हैं, जिन्होंने उनकी भाषा में गाली गलौज भी होता है, सब कुछ होता है। और इस बार फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और सब कुछ किया। तो ये शायद उस एरिया का प्रभुत्व है, या उस एरिया में लोग शायद इसी तरीके की भाषा समझ में आती है लोगों को।
सर हो सकता है, जैसे हनुमान बेनीवाल का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो थोड़ा आप मतलब दूर से आप देखें तो आपको बचकाना भी लग सकता है, लेकिन जो मिर्ज़ा फैमिली का है वो बचकाने की जगह दबंगाई ज़्यादा उसमें नज़र आती है। तो वो थोड़ा सा जो है उनका बैकड्रॉप मतलब बन रहा है उन फैमिली के लिए, चाहे ज्योति मिर्ज़ा भी हो, ठीक है। आप एक लेगेसी कंटिन्यू करते आ रहे हो, आपकी ज़बान जो है वो अलग है, उस क्षेत्र की अलग अलग लैंग्वेजेज है, हर आदमी का अलग तरीका है बात करने का। लेकिन वो जो है एक डराने डोमिनेंसी वाला होता है, एक हनुमान बेनीवाल का थोड़ा लोग, हालांकि वो भी गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन वो थोड़ा कॉमिक वे में भी चला जाता है। लोग उस जैसे मीम्स भी में काफ़ी काफ़ी मीम्स भी बन जाते हैं, काफ़ी लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट वे में। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लगता है इन मीम्स के कारण भी यूथ जुड़ता है हनुमान में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यूथ को भी पसंद आता है कि एक समाज से एक इतना बड़ा लीडर निकलता है, और वो मतलब जिस कम्युनिटी से वो आते हैं वो कम्युनिटी एकदम बिल्कुल बेबाक है, बिल्कुल खुले विचारों की है, जो मन में है वो इस ज़बान पर है। तो हनुमान बेनीवाल का समझ आता है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। वो कभी उन पे मैक्सिमम तो बैकफायर ही करी है, लेकिन उनकी राजनीतिक करियर को बचाए हुए है वो। तो जिस तरीके से बात कर रहे थे खींवसर सीट पे कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन नहीं करके खुद का उम्मीदवार उतार दिया, और सवाई सिंह पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में चले गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दिया है। सवाई सिंह की पत्नी को उपचुनाव में टिकट देने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ एक नए तरीके से प्रतिद्वंद्विता खड़ी करने की बात है। भाजपा ने सलूम्बर सीट से पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी को कैंडिडेट बनाया है, तो कांग्रेस ने रामगढ़ से दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड चला है। दोनों ही सीट विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है। झुंझुनू से सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को टिकट दिया गया है, और कांग्रेस ने रामगढ़ और झुंझुनू सीटों पर नेताओं के परिवारों को टिकट दिया है। 84 सीट से महेश रोत की युवा चेहरे के तौर पे मौका दिया है, और महेश रोत जो छात्र नेता रहे और वे एनएसयूआई और फिर यूथ कांग्रेस के काम करते रहे। मेरे साथ दिनेश सविता जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो खासकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और दिनेश सविता जी हमारी इन सारी खबरों पर नज़र रखते हैं और हम तक पहुँचाते हैं कि किस तरीके से लोग क्या समीकरण बना रहे हैं। जिस महेश रोत की बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से आप बता रहे थे राजकुमार रोत और महेश रोत के संबंध, और उसके बीच में कहीं ना कहीं एक नया आयाम गढ़ने की बात है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? उसमें यही है कि अगर राजकुमार रोत जो बीएपी और आदिवासी में अपना वर्चस्व रखते हैं, अब यदि यहाँ पे उनकी सीट को कोई तवज्जो नहीं मिलती या उपचुनाव में उनकी सीट में कम वोट मिलते हैं या वो हार जाती हैं, तो बीएपी का जो दबदबा रहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे इस उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं वापस से उनको गठबंधन की राह पे आना पड़ेगा, ऐसा लगता है। यहाँ एक बात खास और आपको खींवसर सीट को लेकर देखूं, मैं भी मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था कि खींवसर सीट पर इस बार गुरु चेले की टक्कर है। तो 100% ऐसा इसलिए कि रेवंत राम डांगा जो कभी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ रहे हैं पहले, और बाद में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने आप को बेनीवाल से अलग किया, ठीक है, और चुनाव लड़े, हालांकि वो 2000 कुछ ही वोटों से हारे, और उसी 2017 वोटों से हारे, लेकिन शायद उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने रेवंत राम को तवज्जो दी है, ठीक है। चले, एक चीज़ और भी है जो खासकर देखी जाती है कि रेवंत राम डांगा ये एक बेसिकली वहाँ की जाति है जो खाती है। अब ये जो आप बता रहे हैं कि ये गुरु चेले वाली बात हुई, तो गुरु चेले के बीच का, अब यहाँ पे तो चेले ने तो मेरे ख्याल से अपनी पत्नी को खड़ा किया है ना, तो आपको लगता है, जिस तरीके से मैं अभी हर्ष से भी बात कर रहा था, हर्ष ने बोला कि वो यूथ के हिसाब से सोचते हैं कि ठीक है हनुमान बेनीवाल का अपना वर्चस्व है, अपने तरीके से यूथ को आकर्षित करते हैं, यूथ अपने तरीके से उनके साथ, पर आपको लगता है कि वो कद्दावरपना उनकी पत्नी में होगा या लोगों के अंदर वो असर दिखा पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले इन्होंने हनुमान बेनीवाल ने पहले अपने भाई को खड़ा किया चुनाव में, वो चल नहीं पाए। अब इन्होंने फिर अपनी पत्नी पर दांव खेला है। उनको बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के खड़े होने का, उनके नामों का इंतजार था, ठीक है। आपको क्या लगता है ये दोनों पार्टियां अब इन पे विश्वास नहीं कर रही, खासकर जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी को डिच किया था, इस कारण से? बिल्कुल, पिछली बार के चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने जीतने के बाद में अपने आक्रोश दिखाए कि अभी ऐसा है, कांग्रेस ऐसा कर रही है, बीजेपी ऐसी कर रही, तो इसीलिए रेवंत राम डांगा को बीजेपी ने खड़ा कर दिया ताकि उनको कोई सीख मिले
कि तुम सुप्रीमो हो, ये अलग बात है, लेकिन अब तुम्हारा ये सुप्रीमो वाला दाव इस उपचुनाव में नहीं चलने वाला है। चलिए, सुप्रीमो वाला दाव नहीं चलेगा। इस सीट पे बीजेपी ने कारीलाल ननुमा को उतारा है, जो खासकर अलग से सीट है जिसको माना जा सकता है। इसके लिए पार्टी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काटकर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। कारीलाल सीमलवाड़ा पंचायत समिति से प्रधान हैं और वे बीजेपी एसटी मोर्चा के जिला महामंत्री भी रहे हैं और लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासी बेल्ट है, 84 सीट पे कारीलाल का मुकाबला कांग्रेस के महेश रोज से है। आदिवासी सीट, आप देखिए, ये जो सीट है उदयपुर के आसपास की भी सीटें हैं, इसमें कहीं ना कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और सलूम्बर पूर्ण रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। महेश रोध हैं, ये भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं और भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा से होगा। इस सीट पर पिछली बार के उम्मीदवार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताराचंद भगोरा का टिकट काटा गया है। ताराचंद भगोरा एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस में, जो कि खासकर सलूम्बर और उदयपुर के आसपास सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभाव रखते हैं। सलूम्बर से लगातार चुनाव हारे रघुवीर मीणा का उपचुनाव में टिकट काट दिया गया है। ये वही नाम है जो मैंने आपसे छुपाया था, रघुवीर मीणा, जो सांसद रहे हुए हैं खासकर उदयपुर ग्रामीण से। और खासकर इस नाम को काटने के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है हमें नहीं पता, परंतु ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे कुछ देर में। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उपचुनाव पे, मेरे साथ दीपक थे, हमारे संवाददाता, साथ में हर्ष चौधरी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर्ष पारासर थे हमारे साथ। इससे पहले कि हम सलूम्बर सीट पे बात कर रहे थे, तो आगे सलूम्बर सीट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सलूम्बर से 2018 में बागी होकर चुनाव लड़ी रेशमा मीणा को इस बार उम्मीदवार वापस बनाया गया है। वे प्रधान भी रह चुकी हैं वहाँ की। इधर सलूम्बर से रेशमा मीणा के नाम पर ऐलान होते ही पार्टी में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। अब ये तो गाए बगाए होता ही है, हर पार्टी में होता है, क्योंकि एक को अगर टिकट मिलता है तो दूसरा नाराज़, दूसरे को मिलता है तो तीसरा नाराज़। तो ये सब कहीं ना कहीं पार्टी का नियम है और पार्टी में ये सब चीज़ें चलती है। क्यूसर सीट पे कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पे कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी, बीजेपी के रेवत राम डांगा और आरएलपी के कनिका बेनीवाल से टक्कर होगी। बात करें, खासकर अगर बात करें कि अपने तरीके से खास सीट दौसा की, तो यहाँ से कांग्रेस ने डीसी बैरवा को नए चेहरे के तौर पे मौका दिया, तो वहीं बीजेपी ने यहाँ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट दिया है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अब मेरे साथ जब दीपक मौजूद थे, आप बात कर रहे थे और खासकर किरोड़ी मीणा और जगमोहन मीणा के जो टिकट थे उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था, तो हम ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जगमोहन मीणा के नाम से किरोड़ी मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मैं नाम बदल के वापस बोल रहा हूँ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि डॉक्टर जो उपाधि है वो बहुत सी बार जब उनका नाम किरोड़ीलाल मीणा लिया जाता है तो वो कहते हैं, दूर से कहते हैं कि भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोलो मुझे, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया। इस सीट पे कांग्रेस ने एससी, जबकि भाजपा ने कहीं ना कहीं एसटी उम्मीदवार उतारा है। दौसा की सीट जनरल है, जबकि यहाँ एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके चलते सामान्य वर्ग के वोटर्स का एक तबके से नाराजगी देखी जा सकती है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट देकर किरोड़ी के मुंह पर ताला लगा दिया गया। ये सेम बात जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब बात करी थी, दीपक से बात कर रहे थे, दीपक ने शायद यही पंक्तियां दोहराई थी कि किरोड़ी के मुंह पे यहाँ पर ताला लगा दिया गया। ऐसा इसलिए भी है कि कई दिनों से सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। इसके बाद साथ ही देवली उनियारा सीट से कांग्रेस ने केसी मीणा को टिकट दिया है। इस सीट से दावेदारी पेश करने वाले नरेश मीणा ने टिकट की घोषणा से पहले ही बागी तेवर दिखाए थे। हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बैकग्राउंड के साथ आप बैठे हो, क्या बात है, राजस्थानी बैकग्राउंड, उपचुनाव, मूँछों वाला, इधर आपने बड़े से मेहराब के साथ आपने गजब तरीके से बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही है उपचुनाव को लेके। उपचुनाव में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि खासकर अलग अलग तरीके से देवली उनियारा और रामगढ़ सीट है, आपकी दौसा सीट है, उस पर बात चल रही थी। तो एक चीज़ और बताइए कि देवली उनियारा सीट का खास समीकरण क्या नज़र आता है, क्योंकि वो केसी मीणा को टिकट दिया गया कांग्रेस ने, तो ये जिस तरीके से बाहुल्य सीट है, मीणाओं की बाहुल्य सीट,
लगता है कुछ उलटफेर होगा फिर जैसे देखिए अतुल जी, सबसे पहली बात तो राजस्थान उपचुनाव में इस बार जातीय समीकरण जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बने हैं चुनाव के लिए, क्योंकि हर पार्टी ने अपने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको जातिगत समीकरण से उतारा है। अब हम अगर देवली सीट की बात करें तो पहले वहाँ से कांग्रेस से नरेश मीणा टिकट मांग रहे थे, लेकिन नरेश मीणा के पहले ही बगावती संकेत देखकर पार्टी ने नरेश मीणा के साथ तो दूसरी बार चोट हो गई ना। तो नरेश मीणा ने अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन भी भर दिया है। तो कहीं ना कहीं देवली सीट पर कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट मीणा है, केसी मीणा और नरेश मीणा, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे वहाँ से भी। के कहने के हिसाब से किरोड़ी पे वफादारी का मतलब अगर ये कहा जाए कि किरोड़ी वफादार नहीं है तो बड़ी बात हो जाएगी फिर तो। कहीं ना कहीं बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट देकर किरोड़ीलाल मीणा को ये बताने की कोशिश की है कि आपको हद में रहकर ही पार्टी में काम करना होगा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के जो तेवर हैं वो भी कहीं ना कहीं कई बार पार्टी के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। तो नहीं, पार्टी के अगेंस्ट देखने को तो मिलता है कि जैसे दीपक से बात हो रही थी आप ही के साथी से, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि किरोड़ी की बात करना, किरोड़ी का पेपर लीक मामला उठाना, ये सारी चीज़ें करना, फिर सरकार पे दबाव डलाना, सरकार पे बात करना, अभी है जो एसआई परीक्षा थी उसके लिए बात करना, ये सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं आईना दिखाते रहते हैं। तो सरकार, खुद की सरकार को भी अगर खुद आईना दिखा रहे तो गलती क्या कर रहे हैं? लेकिन आजकल ज़माने में आईना दिखाने वाले को ही धोखेबाज कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो हमारे न्यूज़ रूम का खेमा है उसमें खासकर आपको प्रो कांग्रेसी के रूप में माना जाता है। कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है कि आप कांग्रेस विचारधारा पे बात करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपको जब लगता है कि नहीं बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो आप उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा काम बिल्कुल कर रही है। जैसे कि हम अगर खींवसर सीट की बात करें तो इस बार बीजेपी की दावेदारी है जीतने की। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तब बीजेपी सिर्फ 2000 समथिंग वोटों से ही हारी थी। तो इस बार जैसे कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया इस बार, और वो जो सीट है खींवसर सीट, वहाँ से आरएलपी की वो पारिवारिक सीट ही रही है हमेशा से। जब से उस सीट से आरएलपी ने चुनाव लड़ना चालू किया तब से वो अपने परिवार में ही टिकट दे रहे हैं। तो इस बार कनिका बेनीवाल मुझे इतना बड़ा चेहरा नहीं लगती हैं खींवसर सीट से। तो और बीजेपी जो कि पिछली बार उन्होंने आपने कहा इतना बड़ा चेहरा नहीं लग रही है, बीजेपी जीत रही है, तो दूसरी तरफ एक चीज़ और भी लग रही है कि जिस तरीके से बात हो रही है कि हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि अगर इस बार खींवसर हारे तो आरएलपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल वैसे सही कह रहे हैं कि वो खींवसर हारेंगे तो आरएलपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल का नामो निशान खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का नामो निशान खत्म नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है आरएलपी का जो एक पार्टी अलग है, नाम अलग है। तो मैं सबसे बड़ी बात जानना चाह रहा हूँ कि आरएलपी का नाम खत्म होना, एक क्षेत्रीय पार्टी का नाम खत्म होना बहुत बड़ी बात है। आपकी बात सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि नाम खत्म होना गलत है इस चीज़ में, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। कनिका बेनीवाल नहीं जीत पाएंगे इस बार खींवसर सीट से। तो आपको क्या लगता है सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी, लेकिन फिर भी जीत तो बीजेपी की तय है खींवसर सीट से इस बार। चलिए, क्योंकि कल अपने सतीश पूनिया जी ने भी खींवसर सीट के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि खींवसर सीट किस तरीके से बीजेपी जीत सकती है इस बार। पिछली बार जो 2000 वोटों का ही अंतर रहा वो मार्जिन इस बार कम कर लिया जाएगा। चलिए, जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बात की जा रही है, तो एक चीज़ और भी है कि इस चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने छान छान कर प्रत्याशी खड़े किए हैं। दोनों दल जाति इमोशनल कार्ड के साथ पुराने उम्मीदवार पे भाग्य आजमा रही हैं, तो वहीं आरएलपी भी साख बचाने के खातिर चुनावी रण में पैतरा दिखाने को तैयार है। ऐसा इसलिए है कि आरएलपी को पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार लगा रहा। अपडेट इंडिया में जिस तरीके से आप देख रहे थे, अभी हम न्यूज़ रूम से आप तक उपचुनाव की हमारे जितने भी साथीगण थे उनके व्यूज़ आप तक पहुंचा रहे थे, और जिस तरीके से आप तक पहुंची है ये रिपोर्ट, शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जहन तक उतरेगी और जहन में आपको समझ में आएगा कि बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों का किस तरीके से प्रभुत्व राजस्थान में जम रहा है या नहीं जम रहा है इन उपचुनाव में। कारण एक और भी हो सकता है कि क्या ये जो उपचुनाव हैं ये भजनलाल सरकार के लिए एक रिहर्सल होंगे कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है इन पिछले दिनों में। अपडेट इंडिया के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया।